Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of advanced math which is integration. Students, अगर हम integration की बात करें तो it is one of the most diverse topic of mathematics. उसकी रीज़न ये है कि इंटीग्रेशन की जो हमें डेली लाइफ में एप्लीकेशंस होती हैं वो बाकी तमाम टॉपिक्स जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा है. ठीक है, इसके यूजेस जो हैं इसमें जितनी भी हमारी सिविल इंजीनियरिंग है, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जितनी भी टेक्निक्स हैं, उन सब में जो कॉन्सेप्ट बार बार यूज़ होता है जिसका बहुत ही क्रॉनिकली यूजेज है वो हमारा इंटीग्रेशन का टॉपिक है. ठीक है, तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन के हवाले से इसमें भी जो इस चैप्टर की जो बेस है वो इसके फार्मूलाज हैं. ठीक है, और उसके साथ साथ हमने इंटीग्रेशन को कैसे एवेल्यूएट करना है, उसमें क्या टेक्निक्स हैं. ठीक है, और अल्टीमेटली जो हमारा गोल होता है हर सबसेक्शन में कि हमने अपने क्वेश्चन को कम से कम टाइम में किस तरह उसके एवेल्यूएट करना है. ठीक है, तो इसको देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सबसेक्शन इंटीग्रेशन. सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद पॉइंट्स टू पॉन्डर. ठीक है, मेन इसमें जो टूल्स हैं, जो फार्मूलाज हैं वो इस एरिया में हम डिस्कस करेंगे और एंड पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले एक सैंपल क्वेश्चन है और क्वेश्चन इस तरह से है कि द साइड ऑफ अ क्यूब is measured to be x meter with the maximum error of dx in its measurement. The maximum error in the volume of cube is. ये आपका क्वेश्चन है और इसे हमने आंसर करना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वो है कि जो कि आपके वॉल्यूम में एरर को शो कर रहा है. ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन इज अ मेथड टू फाइंड अ डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ठीक है, जो हम डिफ्रेंशिएशन में चीज़ करते हैं, ठीक है, चीज़ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं. ठीक है, और डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं किसी भी फंक्शन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी एक वेरिएबल की चेंज, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉफ़ी की, कॉफ़ी इज़ अ वेरिएबल और हम कहते हैं कि हमने कॉफ़ी की वेरिएशन देखनी है शुगर को चेंज करके, तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज़ द डेरिवेटिव. और डेरिवेटिव हम कॉफ़ी का ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू शुगर, कि जैसे जैसे हम शुगर चेंज करते जाएंगे तो आपकी कॉफ़ी का टेस्ट चेंज होता जाएगा. तो ये क्या है? एक चीज़ की वेरिएशन को दूसरे के लिहाज से देखना, इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव बोलते हैं. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएशन. अब जो इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल इसका अपोजिट प्रोसेस है. ठीक है, हम क्या करेंगे? हम अपने जो भी फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे. ठीक है, और इंटीग्रेट में अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखेंगे इसका मतलब क्या होता है. हम किसी भी चीज़ की इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, उसका इन कॉन्सेप्ट क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है. ठीक है, जैसे आप डिफ्रेंशिएट करने को आप समझ गए कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ वेरिएशन देखना. इंटीग्रेशन में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन f(x) है और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम एनी लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल. इसका मतलब ग्राफिकली या कॉन्सेप्ट इसका मतलब ये होता है कि आप इस फंक्शन का एरिया देख रहे हैं अंडर दिस वेरिएबल. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका फंक्शन था f(x) इस तरह, और इसको इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है? आप इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, आप इसको सम अप कर रहे हैं, इसका जो पूरा एरिया उसको आप सम अप कर रहे हैं. ठीक है, तो सिंपली अगर आपने बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में इंटीग्रेशन को समझना है तो इसका मतलब क्या होगा? आप उस फंक्शन को सम अप कर रहे हैं. ठीक है, आप उसकी एवरेज ले रहे हैं, सम अप. सो अगर हमने फंक्शन को एज ए होल देखना हो, फंक्शन को उसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना हो तो हम हमेशा उसकी इंटीग्रेशन करते हैं. ठीक है, सम अप. सो अब इसमें f'(x) दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेरिवेटिव. इफ दिस इज डेरिवेटिव देन दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन f(x) विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल d(x). दिस वुड बी इक्वल टू f(x), दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट. अब ये एक चीज़ नहीं है. जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे तो हमारे पास फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया और हमारे पास उसका डेरिवेटिव आ जाता था. लेकिन इंटीग्रेशन में जब हम फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके साथ एक तो उसका इंटीग्रल आएगा और साथ एक कांस्टेंट भी आएगा. अब ये जो कांस्टेंट होता है जो कि डेरिवेटिव में नहीं आता लेकिन इंटीग्रेशन में आता है, ये आपका किस लिए आता है? ताकि आप चीज़ों को सम अप कर रहे हैं. अक्सर जब हम किसी फंक्शन को सम अप करते हैं तो सम अप करते वक्त हमें उस फंक्शन की इंटीग्रेशन के साथ साथ कुछ और कांस्टेंट, इसमें एरर भी इंक्लूड होता है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, तो हमेशा एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, सो फॉर द सेक ऑफ दिस टॉपिक आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो एक तो साथ उसका इंटीग्रल आएगा प्लस हमारे पास एक कांस्टेंट भी आएगा. सो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स फिनोमेना ऑफ डिफरेंशिएशन.
और यहाँ पे देखें, अगर आप इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है, उसने जैकेट और ड्रैकुला की तरह उसने उसकी ड्रेसिंग है, तो इसका डेरिवेटिव का क्या मतलब है कि इसकी अपीयरेंस में चेंज आ जाए। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी अपीयरेंस में चेंज आ जाएगी, डिफ्रेंशिएशन, उसको आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये विदाउट इसका जो ड्रेस वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो ये ड्रैकुला टाइप जो इसका ड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, उसकी अपीयरेंस में चेंज लेके आ रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं जी कि इस बंदे को हम दोबारा उसी तरह उसी अपीयरेंस में लेके आए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका रिवर्स फिनोमेना करेंगे। डेरिवेटिव का रिवर्स फिनोमेना क्या है, इंटीग्रेशन। तो जैसे इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो जो चीज़ इसने खोई थी इसको वो दोबारा मिल गई, ठीक है। जो लॉस इसमें इसने क्या लॉस किया था, ये अपनी अपीयरेंस लॉस की थी, जो ड्रैकुला टाइप जो इसकी ड्रेसिंग है तो वो उसको रिटेन कर देगा, ठीक है। सो डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स फिनोमेना ऑफ ईच अदर। डेल्टा वाई इज द राइज ऑफ एफ फॉर अ चेंज डेल्टा एक्स इन द एक्स। अब हमारे पास डेल्टा एक्स जो है ये शो करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वेरिएशन, ठीक है। इसी तरह डेल्टा वाई क्या शो करेगा, वो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की वेरिएशन को शो करेगा। तो इसमें अब ये जो क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस किया उसको अब सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास एक क्यूब है, उसकी साइड एक्स है और हमें गिवन है कि उसमें जो एरर है वो डी एक्स है और हमने फाइंड करना है वॉल्यूम के अंदर एरर। तो जब भी आपको किसी एक फंक्शन की वैल्यू दी हो और आपसे किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू के एरर के बारे में पूछा जाए तो आपने हमेशा उसका डिफरेंशियल कैलकुलेट करना है। उसकी डिफरेंशियल क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको कहें, हमारे पास यहाँ पे है वॉल्यूम, तो आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है। इसको हम पहले वॉल्यूम से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू साइड का, आप अगर क्यूब ले लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इस साइड का एरर क्या दिया गया, इस साइड का आपको एरर दिया गया डी एक्स। आप सिंपल क्या करें, आप सिंपल ये करें, आप इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। सो ये आ जाएगा डी वी डिवाइडेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। डी एक्स इधर नीचे आ जाएगा और फिर आप इसको फर्दर लिख सकते हैं डी वी इज इक्वल टू, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे राइट हैंड साइड का तो ये आ जाएगा 3x² और साथ डी एक्स को इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें डी एक्स वो जो एरर था आपका वो एक साइड में था, तो अब यहाँ पे देखें डी वी क्या होगा, जैसा कि उसने गिवन आपको है कि डी एक्स इज द एरर इन साइड, सो डी वी क्या होगा, एरर इन होल वॉल्यूम। सो ये वॉल्यूम एरर हमारे पास क्या है, 3x² इंटू डी एक्स। सो अल्फा इज द राइट ऑप्शन। अब इस तरह का आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप दूसरे फंक्शन के अंदर एरर फाइंड करें, आपने सिंपल क्या करना है, यू हैव टू जस्ट डिफ्रेंशिएट दैट वेरिएबल, ठीक है। अगर जैसे ये मेरे पास अगर मुझे x² दिया जाता और आपसे कहा जाता कि इसके अंदर आप एरर फाइंड करें, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लें जो कि इक्वल आ जाएगा 2x के, और डेरिवेटिव लेके फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो भी आपका वेरिएबल आ रहा है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल x था, dx था, तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे भी आपके पास वेरिएबल क्या था, dx, तो उसकी चेंज के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। सो दिस विल बी द चेंज इन एरर इन द x², ठीक है। सो इस तरह आपका जो है अल्फा वो राइट ऑप्शन है। पॉइंट्स टू पॉन्डर का एरिया डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन ओमेगा की पावर 3x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसकी इंटीग्रेशन हमने देखनी है कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस करते हैं, फॉर्मूलास डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सो पॉइंट्स टू पॉन्डर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल रूल्स। वो कौन से रूल हैं जिनकी बेस पे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, या एक उन फार्मूलाज की बेस पे हम एक जो है ना इंट्यूशन डेवलप करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक फार्मूला है वो ये है कि अगर आपको कोई भी वेरिएबल दिया जाए, उसकी पावर दी जाए और उसको आपने इंटीग्रेट करना है, जैसा कि हम डेरिवेटिव में क्या करते थे, आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए जैसे x की पावर n, आपने उसका डेरिवेटिव लेना है अगर विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले पावर को उतारते हैं, फिर पावर में एक कम करते हैं तो ये बन जाएगा x की n-1, और फिर आप क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं उस फंक्शन का, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो 1 ही आएगा। अब इंटीग्रेशन में हम इसका बिल्कुल रिवर्स करेंगे। कैसे रिवर्स करेंगे, देखें x की पावर n की इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस सम कांस्टेंट। यहाँ पे देखिए हम वहाँ पे पावर को डिक्रीज कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे पावर को हम इंक्रीज कर रहे हैं, और फिर पावर को इंक्रीज करके पावर को हम नीचे डिवाइड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे पावर को क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, x³ इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर हमने x³ का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है d/dx, और इसकी हमने अगर इंटीग्रेशन भी करनी है, तो डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर उतारेंगे, एक पावर में कम करेंगे, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा।
लेकिन अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आप उसकी पावर में एक इजाफा करें और वो जो नई पावर बनेगी उसे डिवाइड कर दें। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x की पावर 3, तो 3 में एक ऐड करें 4 और उसी पावर से आप इसको डिवाइड कर दें। सो फंक्शन आपका x³ था, तो ये x³ की इंटीग्रेशन है और ये उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह अगर आपको एक लीनियर फंक्शन दिया जाए ax + b होल की पावर n, तो उसको आप कैसे करेंगे, उसको भी आप बिल्कुल उसी तरीके से वैल्यूएट करेंगे कि आप पूरे लीनियर फैक्टर की पावर में एक इजाफा करेंगे और वो जो पावर है उससे आप डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है, जब उससे डिवाइड करेंगे तो अब क्योंकि आपका जो फंक्शन है वहाँ पे x के साथ a भी आ रहा है, तो आप इसके डेरिवेटिव से इसको डिवाइड भी करेंगे। जैसे कि वहाँ पे हम डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास x की जगह 2x आ जाता तो हम क्या करते, या हमारे पास तो हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। या कोई और वेरिएबल आ जाता तो साथ उसके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं। इधर हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास x के साथ कोई भी कॉन्स्टेंट होगा तो उस कॉन्स्टेंट को हम नीचे डिवाइड कर देंगे, या सिंपल क्या करेंगे, इस फैक्टर का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा a, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड इन द सेम मैनर इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन, अगर उसके साथ कोई कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कॉन्स्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव में भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी आपका जो x है वो अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है उसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो वो सिंपल है जी, आप उसको उसका नेचुरल लॉग ले लें प्लस सम कांस्टेंट। देखें अब आप जितने भी फार्मूलाज आप देखेंगे वो बिल्कुल रिवर्स होंगे डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव में हम क्या करते थे, हम जानते हैं कि अगर नेचुरल लॉग ऑफ x का हम डेरिवेटिव लें तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा 1/x के। अब यहाँ पे हम उल्टा काम कर रहे हैं, हम 1/x की इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल आएगा, ठीक है। सो बिल्कुल रिवर्स फिनोमेना है डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। सिमिलरली e⁻x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, दैट वुड बी e⁻x, और डेरिवेटिव में भी बिल्कुल वही था। अब ये जो आपका सबसेक्शन है इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव से बिल्कुल ये जो है ना मुमासलत रखता है। तो जितना आप इनको आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो उतने आपके लिए बेहतर होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन में है वो डेरिवेटिव की बेस पे आप उसको अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो है बिल्कुल इसके रिवर्स होंगी। सिमिलरली e⁻mx, तो वो e⁻mx आ जाएगा, और अब क्योंकि यहाँ पे x के अलावा कोई और साथ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो उसका डेरिवेटिव लें। सो mx का डेरिवेटिव क्या होगा, m, उसे डिवाइड कर दें। डेरिवेटिव में हम करते थे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। इन द सेम मैनर a⁻x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x इज इक्वल टू a⁻x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a। वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड करेंगे। एंड पे हमारे पास एक फॉर्मूला है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर हमारे पास दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक x है और एक कॉज ऑफ x है, ये हमारे पास दो वेरिएबल है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ इसको करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो वो किसके कैसे होगा जी, यू विल राइट u एज इट इज़, देन इंटीग्रेट द v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल फंक्शन, और उसके अंदर फंक्शन क्या आएगा, आप v की इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे और आप फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो जो फंक्शन बनेगा उसका आप फिर इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये आपके जनरल रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, जिनकी बेस पे आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले देखा है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखें हमारे पास है ओमेगा की पावर 3x। सबसे पहले आप तो ये देखें कि डिसाइड करें ओमेगा वेरिएबल या कांस्टेंट है। ओमेगा इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो वेरिएबल है वो x, y, z, ठीक है, इस फॉर्म में होते हैं। सो दिस इज़ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का अभी हम फॉर्मूला देख के आए हैं कि a⁻x का अगर हमने इसको इंटीग्रेट करना है तो वो इक्वल होगा a⁻x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a। जी हम अभी देख के आए हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, दिस इज a और ये उसकी पावर है x, सो ये इक्वल होगा ओमेगा की पावर 3x ax डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a, और a यहाँ पे क्या है, वो है ओमेगा। और आप क्या करेंगे, क्योंकि ओमेगा की पावर जो है वो x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका आप साथ इसका डेरिवेटिव लें, तो पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, उससे आप डिवाइड कर दें, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता, ये आप लोग जानते हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो उसका भी डेरिवेटिव लेते वो 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि 3x है तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, वो 3 होगा, उससे आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे आप डेरिवेटिव में साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे। सो विच इज़ द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आवर आंसर, डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो सिंपल आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई किया और आपका जो आंसर आ गया। तो नेक्स्ट MCQ ये है आपके पास कि
नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स होल का इनवर्स इंटू कॉट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। इस पूरे फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना है और इंटीग्रेट करके हमने बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अभी तक आप देखें हम जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसमें कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वालिफाई कर रहा है, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन अगर इन दोनों फंक्शन को हम सॉल्व करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स से कम टाइम में सॉल्व होगा। इसका मतलब ये है कि इसको हम कन्वेंशनली तरीके से उसको इंटीग्रेशन पे पार्ट्स नहीं लगा सकते। और एक और चीज़ आप जहन में रखें, जब भी इंटरसेस में आप होंगे तो अगर कोई फॉर्मूला आपके पास है जिसके ऊपर इंटीग्रेशन पे पार्ट्स लग रही है तो हमेशा जहन में रखें कि वहाँ पर कोई ना कोई आपने कोई ट्रिक या कोई और आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन पे पार्ट्स काफ़ी टाइम लेगी। ठीक है, तो इसको हम किसी और टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम इससे रेलेवेंट एक जो टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूला जो हैं वो उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एम एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एम एक्स, और क्योंकि यहाँ पे आर्गूमेंट एक्स के अलावा है तो उसका डेरिवेटिव लें, वो है एम, उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब देखें डेरिवेटिव अगर हम इसका लें साइन का वो आता है कॉस, लेकिन इंटीग्रेशन क्या आएगी, वो माइनस कॉस आएगी। तो ये डिफरेंस आपने सेम रखना है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज साइन, और यहाँ पे जब कॉस का हम डेरिवेटिव लेते थे वो माइनस साइन आता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे कॉस का जो इंटीग्रेशन है वो प्लस साइन है और जो साइन की इंटीग्रेशन है वो माइनस कॉस है। सिमिलरली अगर एक्स के अलावा कोई और सात चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो इधर यहाँ पे आपके पास डिवाइड हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज tan ऑफ एक्स, सिमिलरली जैसे कि हम डेरिवेटिव में करते थे। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट। आप देख रहे हैं हर फॉर्मूला के अंदर कुछ ना कुछ एक कांस्टेंट आ रहा है। ये कांस्टेंट असल में इसको आप समझ, दिस इज ऑफसेट। ठीक है, ये फंक्शन का ऑफसेट होता है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है हमारे पास, इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो इसकी इंटीग्रेशन से हमारे पास एक ये फंक्शन आया ये, लेकिन ये देखें आप ये थोड़ा सा एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो ये जो आपका सी आता है इसमें ऑफसेट भी शामिल होता है। ये जो आपके पास सी होता है इसमें ऑफसेट भी होता है, कुछ फंक्शन में एरर या कुछ वेरिएशंस जो हैं इन सब को ये कांस्टेंट सी, ये सी शो करता है। देन इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। ठीक है, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हैं। इसी तरह कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स, और इसको आप इस फॉर्म में भी tan की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फार्मूलाज जो हैं आपने इनको एक नज़र अच्छी तरह देखना है, बल्कि आपको ये मेमोराइज होने चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू कोटेंजेंट एक्स, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसका रिव्यू करते जाएंगे क्योंकि ये चीज़ें आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं, अब हमें सिर्फ उनको थोड़ा सा और केयरफुली देखना है। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan एक्स माइनस एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट एक्स माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट। अब यहाँ पे ये जो लास्ट 3 फार्मूलाज हैं इनका जो यूजेज है वो इतना क्रॉनिकली नहीं है, ये कुछ ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे कुछ इंट्रेंस टेस्ट में उन्होंने हमें अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे कि इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब अक्सर स्टूडेंट साइन एक्स को जानते हैं कि साइन एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स को इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज 2x डिवाइडेड बाय 2, और ये फॉर्मूला लगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसकी इंटीग्रेशन का जो आंसर है उसको आप मेमोराइज करें। ये दोनों रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर एक्स आपके पास आएगा x/2 माइनस साइन 2x/4। सिमिलरली आपके पास कॉज की जो इंटीग्रेशन आएगी वो आएगा x/2 प्लस साइन 2x/4। फ़र्क क्या है कि टर्म्स दोनों में सेम है, साइन स्क्वायर में भी x/2 और साइन 2x/4 है इसमें भी, लेकिन यहाँ पे जो साइन वाले टर्म्स हैं वो साइन के केस में माइनस है और यहाँ पे वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये आपने इसको ज़हन में रखना है। सिमिलरली अगर आपने किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और फंक्शन की कंपोजिशन इस तरह है कि नीचे जो है वो आपके पास फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आप उसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको हम बारहा यूज़ करेंगे कि आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है न्यूमरेटर में,
और डिनोमिनेटर में आपके पास फंक्शन है और न्यूमिनेटर में उसका डेरिवेटिव है और उसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमेशा आप क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन, तो वो उसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अब ये वो क्वेश्चन जो हम अभी देख कर आए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक तो तरीका है कि इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, बट दैट मेथड इज़ टू लेंथी, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो हम इसको और तरीके से देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ये इन्वर्स को ख़त्म करें, अगर हम इन्वर्स को ख़त्म करेंगे, नीचे फंक्शन को नीचे ले आए आप, तो ये आ जाएगा cot x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, आपके पास अब यहाँ पे और साथ विद रिस्पेक्ट टू dx। अब अभी जो हमने एक लास्ट फॉर्मूला देखा है कि अगर किसी फंक्शन की फंक्शन नीचे हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो और उसकी हम कर रहे हो इंटीग्रेशन, तो क्या ये फॉर्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल है। पहले हम चेक करते हैं कि अगर इसको हम कहते हैं ये फंक्शन है, तो पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं एफ ऑफ एक्स का। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव आपके पास आएगा 1 ओवर साइन एक्स। आप जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या होता है, 1 ओवर एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1 ओवर साइन एक्स। और अब क्योंकि एक्स के अलावा कोई और चीज़ आ रही है नेचुरल लॉग के अंदर, तो आप उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, वो आपके पास होगा कॉज ऑफ एक्स, तो उससे आप साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स, जो कि इक्वल होता है कॉट एक्स। तो देखिए आपने इस फंक्शन को कंसिडर किया, इसका डेरिवेटिव लिया और इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल आ रहा है, कॉट एक्स के। और देखिए ऊपर क्या है, कॉट एक्स ही है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला जो है वो ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नीचे फंक्शन है और ऊपर क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जब भी ये कंडीशन हो कि नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है और आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली उसको कहें जी कि इसकी इंटीग्रेशन होगी नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ये पूरा फंक्शन है, नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, चार्ली इज द राइट ऑप्शन। अब इसके साथ देखें, इसमें प्लस सम कांस्टेंट हम इसमें हमेशा ऐड करेंगे। इंटीग्रेशन फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन देखी है और अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन को देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको अगर हम लिखना चाहें कॉज की फॉर्म में, तो हम माइनस प्लेस करके कॉज इनवर्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है साइन इनवर्स ऑफ एक्स और कॉज इनवर्स ऑफ एक्स में सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। और अगर 1 की बजाय कोई नंबर ए आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, तो वो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखें ए से ये डिवाइड हो रहा है, एक्स को हम ए से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस सम एंड कांस्टेंट। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको हम माइनस के साथ कोसेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, और अगर इसको आपको टेंजेंट में लिखे तो साथ आप माइनस प्लेस कर दें। ठीक है, सो अगर 1 की जगह कोई नंबर ए आ जाता है तो वो क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, और साथ आप ए से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये अगर 1 की बजाय का नंबर और होगा तो फॉर्मूला आप स्टिल वही 10 वाला होगा, लेकिन साथ क्या होगा, जो वो नंबर है उससे आप इधर भी डिवाइड कर देंगे और इसके आर्गूमेंट को भी डिवाइड कर देंगे। एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 होल का स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इसको भी आप देख चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन ये जो आपके पास इनवर्स के फंक्शन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर हमारे पास इंटीग्रेशन में इस तरह के फंक्शन आते हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल का भी स्क्वायर होता है और कांस्टेंट का भी स्क्वायर होता है। उसकी चाहे आपके पास समेशन हो या उसमें उसका डिफरेंस हो, तो उसके ऊपर जब आप उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे। ठीक है, द एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल का मॉडुलस फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू माइनस 1 इज। हमें इसका, हमारे पास एक कर्व गिवन है और उस कर्व का हमने क्या फाइंड करना है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू माइनस 1। तो
सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ एनी कर्व यूजिंग द इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और इंटीग्रल्स हैं जिसके अंदर log का जो है फंक्शन वो आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1/x² माइनस a² इज इक्वल टू 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस a ओवर x प्लस a, एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² इज इक्वल टू 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस a डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं ये इनका इतना ज़्यादा यूजेज नहीं है, ठीक है, लेकिन इनको हाईलाइट करना ज़रूरी है क्योंकि चीज़ें यहाँ से भी पूछी जा सकती हैं। सो यहाँ से कोई भी केस आएगा तो आप डायरेक्ट उसकी जगह ये आप जो रिजल्ट ये पुट कर सकते हैं। तो इसको जब आप FRN को रिव्यू करेंगे तो आप लाजमी आपने इन फॉर्मूलाज को अच्छी तरह से इनको देखना है केयरफुली, ठीक है। इसी तरह 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू, इसको अगर आप नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो आपके पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x² प्लस a² प्लस सी। अब देखें अभी जो हमने इन्वर्स के फॉर्मूले पढ़े हैं वो भी इसी तरह थे। साइन इन्वर्स ऑफ हाइपरबॉलिक्स जो है ये देखिए आप, इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास हाइपरबॉलिक फंक्शन आ रहे हैं, पहले हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहे थे, यहाँ पे हमारे पास हाइपरबॉलिक फंक्शन आ रहे हैं। तो आप इनको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो ये कि अगर ऐसे फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करें तो अगर उनको नेचुरल लॉग की फॉर्म में लिखा जाए तो वो इस तरह आएंगे, अगर उनको हाइपरबॉलिक फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाए तो वो उसका ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सो साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स x, अगर हम इस फंक्शन का को इंटीग्रेट करें तो आपके पास ये साइन इनवर्स हाइपरबॉलिक आएगा। सिमिलरली सो ऑन, ठीक है। तो इसको भी आप एक दफ़ा रिव्यू करेंगे। और अब इसमें यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है dx ओवर x² माइनस a², दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस होल का स्क्वायर रूट x² माइनस a² प्लस सी अप टू सो ऑन। अब ये दोनों जो रिजल्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बाकी को देखें लेकिन इनको आप लाजमी तौर पे देखें और इनमें आप इनके डिफरेंस भी देखें कि सिर्फ फ़र्क ये अगर x² माइनस a² है तो वो क्या है आपके पास कॉज हाइपरबॉलिक इन्वर्स, और अगर आपके पास x² प्लस a² है तो वो क्या है आपके पास साइन इन्वर्स हाइपरबॉलिक, ठीक है। और अगर नेचुरल लॉग की फॉर्म में है तो अगर इधर माइनस a है तो यहाँ भी माइनस a आएगा, और अगर इधर प्लस a है तो यहाँ भी प्लस a आएगा, ठीक है। और कॉज के केस में माइनस और साइन के केस में प्लस। तो ये फॉर्मूलाज जो हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो कि हमने अपने जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनसे उनको हमने डिड्यूस किया है। सबसे पहले हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और फंक्शन में क्या हो कि फंक्शन के अंदर उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा हो, तो उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में डिफ़िकल्टी किस वक्त आती है, ख़ास तौर पे वो उस वक्त आती है जब आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसी फंक्शन से, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कोई भी फंक्शन, उससे मल्टीप्लाई हो रहा हो और आपसे कहा जाए कि आप इसको इंटीग्रेट करें। तो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ट्रबल ये चीज़ क्रिएट करती है। उसकी ट्रबल की वजह क्या है, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है एक हेक्टिक प्रोसेस है और स्टूडेंट हमेशा इससे दूर भागते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि जैसे हमारे पास हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये जो है बार बार आपकी बुक में इसका रिजल्ट भी, इसको भी सॉल्व किया गया और अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, ख़ासतौर पे ई-कैट में। और ई-कैट में स्टूडेंट जो है वो कंप्लेन भी करते हैं कि इतने लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो वो तो सॉल्व ही नहीं हो सकते, ख़ासतौर पे जैसा कि ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उसके इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उसको ग्रैस्प करें, ठीक है। जैसा कि हमने अभी इसको वन बाय वन देखते हैं। एक फंक्शन है उसके अंदर उसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है और वो सब जो है e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने सब की इंटीग्रेशन करनी है। तो वो किसके को लाएगा, सिंपली आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को उस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दें जो अपने डेरिवेटिव के अंदर ऐड हो रहा है, तो ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, ठीक है। बजाय इसके कि इस पूरे प्रोसेस से हम गुजरें, डायरेक्ट आप उसका जो रिजल्ट है वो उसको आप ग्रैस्प करें। सिमिलरली अगर हमारे पास x के बजाय ax आ जाएगा तो फ़र्क सिर्फ क्या आएगा कि हमारे पास इधर भी e की पावर ax आ जाएगा, बाकी हमारा रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, बाकी उसी तरह आ जाएगा। देखें यहाँ भी f(x) है और यहाँ पर भी आपके पास f(x) है। अब यहाँ पर देखें ये जो जिसकी हम बात कर रहे थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर कॉज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, लेकिन ये चीज़ जो है ये बार बार आपके बुक में यूज़ होती है और ई-कैट में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। और भी जो इंटरेस्ट टेस्ट है वहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आप डायरेक्ट इस रिजल्ट को देखें कि रिजल्ट का पैटर्न क्या है, और अगर आप इस तरह के रिजल्ट्स को अच्छी तरह
मेमोराइज ना भी कर सकें तो लेकिन उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपके जहन पे नक्श हो जाते हैं, ठीक है। और जब आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चंस को इजीली नलीफाई कर सकते हैं कि नहीं ये तो बिल्कुल नहीं है और ये तो इस फॉर्म में नहीं आ रहा। जैसा कि इसकी मेन चीज़ें जो मेन खदो खाल है वो आपके जहन में रह जाते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर में आएगा कॉस ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, और साथ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट। तो सिर्फ अगर यही आपके जहन में रह जाए तो आउट ऑफ 4 ऑप्शन 2 इवन 3 ऑप्शन आप उसको इजीली नलीफाई कर सकते हैं, अल्टीमेटली आप अपने ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसका बेहतर तो ये आप एग्जैक्ट इसका जो रिजल्ट है उसको ग्रास्प करें, लेकिन नहीं कर सकते तो आप इसके फुटप्रिंट्स मेन में नोट करें कि एक्सपोनेंशियल और कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमेशा उसकी इंटीग्रेशन आएगी कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी साइन ऑफ बी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ एक एक्सपोनेंशियल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसको जेनेरिक या जिस लेवल पर आप इसको अच्छी तरह इसको ग्रास्प करेंगे आपको उतना ही अल्टीमेटली फ़ायदा है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आपने बजाय इसके अगर वहाँ पे सॉल्व करने बैठ जाएं आप इनको अपने फिंगर टिप्स पे ये आपके रिजल्ट्स होने चाहिए। अब हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल्स कौन से इंटीग्रल होते हैं? अभी तक जितने भी हम इंटीग्रल देखते हैं वो है इनडेफिनेट। जैसा कि वर्ड इनडेफिनेट का मतलब क्या है? डेफिनेट का मतलब है कि एग्जैक्ट, क्लियर, कि वो डेफिनेट उसकी ख़ास वैल्यू होगी। इनडेफिनेट का मतलब क्या है? उसकी ख़ास वैल्यू नहीं होगी। जैसे कि हम इसकी इंटीग्रेशन करें, जैसे ये फंक्शन है, इसकी हमने इंटीग्रेशन की, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ गई। अब हमें नहीं पता कि इसकी क्या वैल्यू है एग्जैक्ट, क्योंकि वो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है। एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, इसकी वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। सो दिस इज़ इनडेफिनेट, जिसमें हम हमारा जो इंटीग्रेशन है उसके साथ अंदर वेरिएबल आता है, तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रेशन कब बनाएंगे कि अगर उसके अंदर हम उसकी लिमिट्स भी पुट करें और हमारे पास जो आंसर है वो एक कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाए। मतलब अगर इस फंक्शन का आंसर हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ जाए 7, तो अब 7 एक नंबर है, ये एक डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब है 7 इज़ द, फॉर एग्जांपल 7 इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो अब डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ हम कैसे जाते हैं? उसमें हम लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं। सो सपोज कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो इंटीग्रेशन के बाद हम लिमिट्स को अप्लाई करते हैं। लिमिट्स, दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम अपर लिमिट फंक्शन में पुट करेंगे जिसकी हमने इंटीग्रेशन की है, माइनस यू विल पुट द लोअर लिमिट, और जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो एक कांस्टेंट नंबर होगा। और देखें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि अगर आप किसी फंक्शन की आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उस फंक्शन की इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो सेम है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग टू ए, सेम उसकी लिमिट्स हैं, तो हमेशा ज़हन में रखें उसका आंसर जो है वो 0 आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन हैविंग सेम अपर एंड लोअर लिमिट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और अगर आपका एक फंक्शन है उसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, वो इक्वल होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ द सेम फंक्शन, और यहाँ पे आपने लिमिट्स को स्वैप कर दिया है। यहाँ पे लोअर लिमिट a थी, यहाँ पे लोअर लिमिट b होगी, और यहाँ पे अपर a है और यहाँ पे अपर b थी। आपने लिमिट्स को चेंज कर दिया है। तो जैसे लिमिट चेंज करेंगे फ़र्क सिर्फ क्या होगा? आपका फंक्शन में माइनस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी इंटीग्रेशन अगर 7 आ रही है तो इसकी क्या आएगी? इसकी -7 आएगी। उसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगी, उसके साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और आपने उसकी इंटीग्रेट करना है और उसकी लिमिट्स पुट करनी है, तो उसी तरह ये क्या होगा? आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और उसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे और उसके अंदर लिमिट्स पुट करेंगे, जो अल्टीमेटली आंसर आएगा उसको इस कांस्टेंट के साथ आने पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास उस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके अलावा कुछ और बहुत ही अच्छे और अट्रैक्टिव रिजल्ट्स हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम उन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 फंक्शन ऐड हो रहे थे, उन दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लीनियरिटी। लीनियरिटी कि अगर 2 फंक्शन ऐड हो रहे हैं और आपने उनके ऊपर ऑपरेशन करना है तो आप उन दोनों फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन अलग अलग कर सकते हैं। दिस इज लीनियरिटी। सो इंटीग्रेशन में आपकी जो लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ये वैलिड होती है। और अगर आप एक फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसकी लिमिट्स है ए सी, ये जो चीज़ है ये आप यूज़ करेंगे अक्सर कि हाउ टू चेंज द लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो वो आप समझ लें कि एक फंक्शन है उसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं, उसकी लिमिट ए एंड सी, आप चाहते हैं कि हमने लिमिट को चेंज करना है। जैसा कि यहाँ पे हमने लिमिट्स को चेंज किया हुआ है, पहले हमारी लिमिट है फ्रॉम ए टू बी, देन आवर लिमिट इज फ्रॉम बी टू सी। तो उसका तरीका ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू
आप उसी फंक्शन का 2 दफ़ा इंटीग्रेशन लें, लेकिन लिमिट्स कैसे उसको एडजस्ट करें, पहले आप ए से बी तक जाएं और फिर आप जहाँ पे आपने छोड़ा था बी से आप सी तक जाएं। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक पॉइंट है ए 1 और एक पॉइंट है 2, आप पहले 1 से 2 तक जा रहे थे, ठीक है। अब एक दरमियाना रास्ता भी है, आप पहले 1 से 3 पे जाएं फिर आप वापस 2 की तरफ जाएं, ठीक है। तो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम है, लेकिन आप किसी और रास्ते के थ्रू जा रहे हैं। तो ये भी ऐसे ही है, यहाँ पे आपने एक और लिमिट इंट्रोड्यूस करा दी, वो है बी। जैसे यहाँ पे हमने 3 नंबर इंट्रोड्यूस कराया, तो ये क्या है जी कि अगर आपने डायरेक्ट ए से सी जाना है या अगर आपने डायरेक्ट 1 से 2 जाना है, तो आप क्या करें, आप पहले ए से बी जाएँ, पहले आप 1 से 3 जाएँ, फिर आप बी से सी चले जाएँ, या फिर आप 3 से वापस 2 की तरफ चले जाएँ, ठीक है। तो अक्सर औकात हमें हमारा फंक्शन जो है वो डायरेक्ट ए से सी वैल्यूट नहीं हो रहा होता, तो हम क्या करते हैं, अपने लिमिट्स चेंज कर देते हैं, ठीक है। और लिमिट्स चेंज करने का क्या तरीका है, आप अगर ए और सी को चेंज करेंगे, आप ये करें कि जो लोअर लिमिट है उसको यहाँ पे लोअर रखें और जो अपर लिमिट है उसको सेकंड इंटीग्रल में अपर लिमिट रखें, और यहाँ पे लिमिट सेम होनी चाहिए, वो कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द मेथड टू चेंज द लिमिट्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी, लिमिट सेम है लेकिन डिफरेंस क्या है, वेरिएबल हमने चेंज कर दिया। यहाँ पे वेरिएबल एक्स था, यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो ये हमेशा इक्वल होगा। कोई भी फंक्शन है, अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स क्यूब, आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं और अगर आप इसको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ टी, तो वो क्या आएगा, टी क्यूब। तो इन दोनों की इंटीग्रेशन सेम आएगी। हमने इसमें क्या किया है, हमने अपने वेरिएबल को चेंज किया है। तो आप किसी भी फंक्शन की जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वेरिएबल को चेंज करने से उस फंक्शन की इंटीग्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्रोवाइडेड डैट क्या आप उसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डैट वेरिएबल कर रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप करते हैं डी एफ ऑफ टी को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, फिर वो चेंज हो जाएगा। आपने उस फंक्शन को उसी के हिसाब से, उसी के रिस्पेक्ट आपने उसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे ये है कि अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसकी जो लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट है माइनस है, अपर है पॉजिटिव है, वो 0 के इक्वल आएगा इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन, और वो 2 के इक्वल आएगा अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स, अगर आपके पास एक इवन फंक्शन है। ये 2 रिजल्ट्स ऐसे रिजल्ट्स हैं कि आपकी डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो हेडेक है वो ये 2 रिजल्ट ख़त्म कर सकते हैं। कि आप सिर्फ देखें जी, सिमेट्री देखें, लिमिट्स एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स अगर हों तो वो आपके पास उसकी इंटीग्रेशन या 0 आएगी या 2 आएगी। 0 उस वक्त आएगी जब अगर फंक्शन ऑड है, 2 उस वक्त आएगी अगर फंक्शन आपके पास इवन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन ऑड कौन सा होता है, साइन फंक्शन। इसका मतलब अगर हम साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसकी इंटीग्रेशन फॉर एग्जांपल -π से π कर रहे हैं, तो उसकी इंटीग्रेशन हमेशा 0 आएगी, ठीक है। या अगर आप उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम -10π टू 10π, वो भी 0 आएगी। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इवन फंक्शन की, तो हमारे पास कॉज इवन फंक्शन होता है। अगर आप कॉज की इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम -π टू π, तो वो क्या आएगी, 2। इसी तरह अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं कॉज ऑफ एक्स की फ्रॉम -10π टू +10π, वो भी 2 के इक्वल आएगी, ठीक है। तो अक्सर आप डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जिनको आपने वैल्यूट करना होता है, तो उनके दोनों के लिए आप ये रिजल्ट ज़हन में रखें, ठीक है। अल्टीमेटली अगर उस चीज़ से 0 होना है तो आपको सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, इसको आपने मेमोराइज करना है। देन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ कॉज ऑफ एक्स, और लिमिट्स भी सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन में से या कॉज में से उसका नेचुरल लॉग ले रहे हैं और दोनों की इंटीग्रेशन हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, जो स्टूडेंट के अक्सर जेन में नहीं होता। और इसकी लिमिट भी सेम है, इसको आप -π/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 भी लिख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डेफिनेट इंटीग्रल्स के, जिनकी बेस पर आप अपने क्वेश्चन को इंतहाई आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो बगैर इन टूल्स को यूज़ किए आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनको विद इन अप्रोप्रिएट टाइम आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सो प्रिपरेशन मैटर्स अ लॉट। तो इन चीज़ों को आप जब FRN को रिव्यू करेंगे, इनको आप अच्छी तरह की प्रैक्टिस करें ताकि आपके जहन पे ये चीज़ें जो हैं बिल्कुल उसमें ये नक्श हो जाए। अब हमने स्टार्ट में क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसको अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एरिया ऑफ अ रीजन बाउंडेड बाय कर्व फ्रॉम 1 to -1। हमने शुरू में बात की थी कि किसी भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं उसका असल में मतलब क्या होता है, हम उसका एरिया कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे ये एक फंक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फंक्शन है f(x) = t। इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो इसको इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, हम इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, एरिया अंडर दिस कर्व, ये जितना भी एरिया है,
हम असल में क्या कर रहे हैं, ये इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड बाय दैट फंक्शन। तो अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो इसकी हम करेंगे इंटीग्रेशन, x माइनस 2 एब्सोल्यूट एंड इंटीग्रेशन। अब आप देखें हमें लिमिट्स दी गई है फ्रॉम 1 to -1 और हमारा जो फंक्शन है वो हमारे पास फंक्शन क्या है, वो एब्सोल्यूट फंक्शन है। तो जब भी आपके पास एब्सोल्यूट फंक्शन आया, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, एब्सोल्यूट फंक्शन या वो उसको आपने एक दफ़ा पूरे फंक्शन को लिखना है x माइनस 2, या वो पूरा फंक्शन प्लस में होगा या वो पूरा फंक्शन क्या होगा, माइनस में होगा, x माइनस 2 और साथ आप माइनस प्लस करेंगे, ठीक है। ये एब्सोल्यूट को ख़त्म करने के लिए आप उसको एक दफ़ा प्लस में लिखें और एक दफ़ा आप उसको साथ माइनस में लिखें और फिर आप दोनों की इंटीग्रेशन कर लें, ठीक है। इसको माइनस को इधर लिख लेते हैं, आप दोनों की इंटीग्रेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल dx। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने लिमिट्स को कैसे प्लेस करना है। तो जो तो पॉजिटिव आपने वैल्यू लिखी है फंक्शन की, उसके साथ आपकी जो लिमिट्स हैं वो भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो देखिए आप स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 to -1, तो इसको कैसे कर सकते हैं, आप ये करें, आप अपनी जो लिमिट्स हैं वो स्टार्ट करें, इसको आप ब्रेक कर दें 1 से आप 0 पे और फिर आप जाएं -1 पे। तो आप अपनी लिमिट्स को इस तरह चेंज करेंगे कि पहले आप ये करें 1 to 0 तक जाएं, फिर आप क्या करें 0 से -1 तक जाएं। तो ये देखें अभी हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि हमने लिमिट्स कैसे चेंज करनी है, कि एक लिमिट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, एक लिमिट आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने 1 से -1 तक जाना है ना, हमने 1 से -1 तक जाना है। तो वो आप लिमिट अपनी उसी तरह रखें, ठीक है। और फिर आप क्या करें, जो तीसरी लिमिट है वो आप इधर लिख दें 0 से 0 तक। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन के साथ हमेशा आपकी जो लिमिट है वो ग्रेटर देन 0 आएगी। और यहाँ पे देखें ये नेगेटिव फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है वो लेस देन 0 आएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको ब्रेक करना है। अब आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और बाद में आप इसकी जो वैल्यूज इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन आएगी x²/2 और साथ आप ये तरीका होता है इसकी लिखने का, लिमिट्स 1 and 0 माइनस इसकी इंटीग्रेशन है 2x, तो इसके साथ आप लिमिट इस सेम लिमिट आएगी 1 and 0 और आगे ये माइनस इसकी इंटीग्रेशन भी वही आएगी x²/2, साथ इसके अंदर आप लिमिट्स पुट करेंगे -1 and 0 और साथ ये -2x, इसके साथ आप लिमिट्स पुट करेंगे 0 and -1, ठीक है। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपने लिमिट्स पुट करनी है। अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट पुट करें और अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इस तरह आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। सिंपल कंपटीशन है। अब इसका ग्राफिकली क्या मतलब है, इसका ग्राफिकली मतलब ये है कि आपके पास एक फंक्शन था, उसको आपने इंटीग्रेट किया फ्रॉम 1 to -1, तो उसकी इंटीग्रेशन 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि उसका एरिया वो 0 आएगा। ये हो कैसे सकता है, ये ऐसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये था -1 और ये था +1। हम यहाँ से फंक्शन की का आइडिया कर सकते हैं कि फंक्शन के ग्राफ किस तरह है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको कुछ इस तरह से था कि आपने +1 से लेके -1 तक इसकी इंटीग्रेशन की। उसके लिए आपने क्या किया, पहले आपने 0 से 1 तक इंटीग्रेशन की, 0 से 1, फिर आपने किया 0 से -1 तक इंटीग्रेशन की। तो 0 से 1 तक जो इंटीग्रेशन आई है वो आपकी ये आई है, ये एरिया है, इसको हम कह देते हैं A1। और 0 से -1 तक जो आपने इंटीग्रेशन की है ये आपके पास, इसको हम कह देते हैं A2, ये दूसरा एरिया है। और फिर हमने क्या किया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। और ऐड करते वक्त आप देखें इस एरिया को और इस एरिया को अगर हम ऐड करेंगे, A1 को A2 के साथ अगर हम ऐड करेंगे, ये हमेशा आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। क्योंकि जितना एरिया पॉजिटिव है अबव द एक्सिस है, उतना ही एरिया नेगेटिव है बिलो द एक्सिस है, ठीक है। सो दो एरियाज़ को आप ऐड कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, तो आंसर आपके पास हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। सो पॉइंट्स टू पॉइंटर के बाद अब हमारे पास जो एरिया है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इसके फर्दर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं टू क्लियर द होल पिक्चर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने इंटीग्रेट करना है x इंटू एक्स स्क्वायर रूट और हमें एक कॉन्स्टेंट के साथ इसको बाद मल्टीप्लाई किया और विद रिस्पेक्ट टू dx। तो इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेसिक जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, कि किसी भी फंक्शन, किसी भी वेरिएबल x की पावर आपको दी गई है तो उसको आपने कैसे इंटीग्रेट करना है, x की पावर n+1 एक पावर में इजाफा कर दें और उस नई पावर से आप उसको फंक्शन को डिवाइड कर दें। तो अब सबसे पहले तो हमारा काम ये है कि इन दोनों फंक्शन को हमने एक फंक्शन बनाना है, क्योंकि वेरिएबल सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें।
इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2। सो इसके वेरिएबल बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका बन जाएगा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1 + 1/2, स्क्वायर रूट होता है 1/2, 1 + 1/2 इज 3/2। ठीक है, तो अब आप इसको 5/2 एंड इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू dx। अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पावर में एक इजाफा करें और उस नई पावर से आप डिवाइड कर दें। सो 3/2 में हम एक ऐड करेंगे 3/2 + 1 और इस नई पावर से हम इसको डिवाइड कर देंगे 3/2 + 1 और साथ 5/2 उसी तरह आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें x की पावर 5/2 आपका उसी तरह आ जाएगा इंटू x की पावर, ये आपका आ जाएगा एलसीएम आप लें तो ये आ जाएगा 3 + 2 5। सो 3/2 + 1 आपके पास आ जाएगा 5/2 से x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय ये भी आपके पास आ जाएगा 5/2। 5/2 को आप ऊपर ले आएं, जब आप ये देखें कि 2 2 के साथ कैंसिल हो रहा है, 5 5 के साथ कैंसिल हो रहा है, सो आपके पास आंसर आ जाएगा x की पावर 5/2 प्लस सम कांस्टेंट, और आप सब के साथ c लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि आपके पास एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, और अब आपके पास देखें आपको जो आंसर दिया हुआ है वो इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, 5/3 को आप लिख सकते हैं x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, क्योंकि इन दोनों को आप अगर ऐड करें तो वो 5/2 ही आएगा। 2 प्लस इसकी पावर क्या है 1/2, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपके पास आएगा 1 + 4/2, वो भी आपके पास आएगा 5/2। सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू x² इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। सो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ ax विद रिस्पेक्ट टू dx। हम जानते हैं कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो तो उसकी जो इंटीग्रेशन है वो असल में वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, और इसको अगर हम इंटीग्रेट करें e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ x, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास सेम फंक्शन आएगा e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x के अलावा कोई और वैल्यू है तो उसके डेरिवेटिव से इसको डिवाइड करेंगे, तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ x। तो इसका हम साथ साथ सॉरी यहाँ पे अब आपका साइन ऑफ ax है तो यहाँ पे आप साइन ऑफ ax भी लिखेंगे, यहाँ पे भी आपके पास साइन ऑफ ax है और यहाँ पे आपके पास भी साइन ऑफ ax है। सो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ ax डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ ax इज इक्वल टू 1/sin ऑफ ax। अब फर्दर आप देखें, आप फर्दर इसका भी डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी x के अलावा साथ कोई और कांस्टेंट आ रहा है। सो ax का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, वो आपके पास आ जाएगा a। सो आप इसको a से साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको अब आप लिख सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 1/a को ऊपर ले जाएं आप तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a इंटू e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ ax और डिवाइडेड बाय 1/sin ax। 1/sin ax को आप लिख सकते हैं cosecant ax। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि हमारे पास है ऑप्शन बीटा। ठीक है, सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ sin square x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos square x, ये आपके पास इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास यहाँ पे भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका स्क्वायर है और यहाँ पर भी आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसका स्क्वायर है। तो एक तो तरीका कन्वेंशनल मेथड ये है कि आप इसकी जगह वैल्यू पुट करें, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल होता है 1 - cos 2x/2 और cos स्क्वायर x होता है 1 + cos 2x/2, एक जो आप कन्वेंशनल मेथड है, लेकिन वो काफ़ी हेक्टिक है, लेंथी मेथड हो जाएगा। तो आप अपने क्वेश्चन को विद इन अप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ टाइम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप देखें हमने स्टार्ट में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो देखा था, उसमें क्या था कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खास तौर पे साइन और कॉस का स्क्वायर हो, उसकी आपने अगर इंटीग्रेशन करनी है तो आप डायरेक्ट उसको आप अप्लाई करें। उसमें ये था कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ
x was equal to x/2 प्लस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4, और इसी तरह आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x था x/2 माइनस साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 4। तो आप देखें, आपने इन दोनों की इंटीग्रेशन को ऐड कर रहे हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन सेम है, डिफरेंस सिर्फ क्या है, यहाँ पे आपके पास माइनस है। तो आप ये देखें, और यहाँ पे आपके पास साथ सम कांस्टेंट c भी आ जाएगा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों की इंटीग्रेशन को, और यहाँ पे स्क्वायर भी है, ठीक है, जब आप इन दोनों की इंटीग्रेशन को ऐड करेंगे तो आप देखें ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो x/2 प्लस x/2, x/2 प्लस x/2 वुड बी इक्वल टू x एंड c प्लस c। आप इसको कह लें कि ये कांस्टेंट c1 है, ये c2 है, तो दो कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो तीसरा भी एक आपके पास कांस्टेंट आएगा, सो प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। सो विच इज़ द राइट ऑप्शन, अल्फा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो देखिए, हमने इसको विद इन 10 to 20 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अपने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट को इसके ऊपर अप्लाई करके, ठीक है। सो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c इज एन इंटीग्रेशन ऑफ विच फंक्शन। ऑप्शन अल्फा हमारे पास है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और 2a/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, एंड डेल्टा ऑप्शन इज 1/x इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो हमने कैटेगोरिकली पहले हमने ऐसे फंक्शंस देखे जिसके अंदर आपके पास नेचुरल लॉग इंट्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। तो उसमें हमारे पास ये हर किस्म के फंक्शन थे जिसमें एक्स स्क्वायर में से कोई कांस्टेंट माइनस हो रहा है या ए स्क्वायर से एक्स माइनस हो रहा है, तो ये हर तरह के फंक्शन देखें। और इसमें हमारे पास जो ये फंक्शन है ये हमारे पास इक्वल होता था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आपका 2a मल्टीप्लाई हो जाएगा। असल में आपके पास जो फंक्शन है वो इस तरह था कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये असल में आपके पास इंटीग्रेशन इक्वल होती है 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपको 2a नहीं दिया गया। अगर यहाँ पे आपको 2a नहीं है तो डेफिनेटली फिर यहाँ पे 2a होना चाहिए, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपको आंसर में यहाँ पे 2a दिया हुआ है, ठीक है। सो इस लिहाज से आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, ठीक है। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस इंटेग्रल एट द सेम टाइम। आपको एक फंक्शन को इंटीग्रेट भी करना है और उसको डिफरेंशिएट भी करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले देखें, पहला जो ऑपरेटर है वो आपके पास इंटीग्रेशन है। पहले आप इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करें। इंटीग्रेट हम कैसे करेंगे, d/dx लिमिट्स, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज x स्क्वायर d बाय, यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट को इंटीग्रेट करना है। सो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी y और इसकी लिमिट्स आ जाएंगी 1 एंड x स्क्वायर, और इस सब को हमने क्या करना है, बाद में इसको डिफरेंशिएट करना है। y के अंदर लिमिट्स पुट करें, d/dx अपर लिमिट क्या है x स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट दैट इज 1, ठीक है। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, अब हमारे पास इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों को अलग-अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। d/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस d/dx ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, बोथ को हम विद रिस्पेक्ट टू dx इन डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 0, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आएगा 0। तो आपके पास अल्टीमेटली जो आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा वो आ जाएगा 2x। तो देखिए, आपने फंक्शन को पहले इंटीग्रेट किया और इंटीग्रेट करने के बाद आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड आंसर वो आ गया। यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करना है कि यहाँ पे आपने जब इसको इंटीग्रेट किया, वहाँ पे आपके पास एक कांस्टेंट था, सम कांस्टेंट c, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट c भी आपके पास आएगा, ठीक है। अज्यूम करें वो कांस्टेंट c भी आपके पास आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको डिफरेंशिएट करते वक्त आपका जो वो कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा,
क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो हमारे पास ऑप्शन आएगा 2x। अगर यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिया जाता 2x + c, तो इससे भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती थी, लेकिन c नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बाद में आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और c एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डेरिवेटिव आपके पास 0 आ जाएगा। सो 2x इज द राइट ऑप्शन, बीटा। If capital F of x and capital G of x are two anti-derivatives of f of x, then f of x minus g of x is equal to constant, g of x minus f of x is equal to constant, g prime of x is equal to function is equal to constant, और all of these। ये एक important रिजल्ट है कि अगर आपके पास f of x और g of x एक फंक्शन के दो एंटी डेरिवेटिव हैं, तो इनके लिए जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि g of x माइनस f of x वो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, जितने भी वेरिएबल टर्म्स है वो उसमें से कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। अगेन आपने एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और ये डेफिनेट इंटीग्रल है कि इंटीग्रेट करके आपने उसकी लिमिट्स भी पुट करनी। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। लोअर लिमिट इज़ 0, अपर लिमिट इज़ नेचुरल लॉग ऑफ b एंड e की पावर y dy। यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट करें। e की पावर y के जो इंटीग्रेशन आएगा वो e की पावर y ही आएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट्स हैं आपके पास 0 एंड नेचुरल लॉग ऑफ b। लिमिट्स पुट करें आप। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट आपके पास आएगी e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस e की पावर 0, y की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 0। सो e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस e की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर आपके पास 0 आएगी तो वो हमेशा क्या होता है 1। सो एक्सपोनेंशियल एंड नेचुरल लॉग आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो e और नेचुरल लॉग ऑफ e आपके पास 1 आ जाएगा। सो आपके पास बाकी क्या रह जाएगा b माइनस 1। सो b माइनस 1 इज योर करेक्ट आंसर। So Charlie is the right option. अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, we have to integrate sin of x from -π to +π। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, ये एक आपके पास डेफिनेट इंटेग्रल है with respect to dx and it's from -π to π। साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस। इसकी लिमिट्स आपके पास आएंगी -π to +π। अब आप अपनी लिमिट्स को इसके अंदर पुट करेंगे। माइनस को आप इसी तरह बाहर रहने दें। कॉज ऑफ पाई माइनस कॉज ऑफ माइनस पाई, ठीक है। कॉज ऑफ पाई, कॉज ऑफ 180 आपके पास आता है -1, देन माइनस कॉज ऑफ -π। आप जानते हैं कि कॉज जो है वो माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पे भी कॉज ऑफ पाई क्या आएगा आपके पास -1। सो माइनस -1 माइनस एंड माइनस +1, दिस इज इक्वल टू 0। सो योर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन चार्ली। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें कि एक तो ये कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन हमने दो रिजल्ट पहले देखे हैं, ऑड फंक्शन के बारे में और इवन फंक्शन के बारे में। जब भी आप देखें आपको श्योर हो कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है, डायरेक्ट आप उसके ऊपर वो रिजल्ट अप्लाई करें। वो रिजल्ट क्या था, हमने भी देखा है जी कि अगर आपके पास एक ऑड फंक्शन है, जैसे साइन ऑफ एक्स आपका एक ऑड फंक्शन है। साइन ऑफ एक्स ऑड कैसे है कि एक्स एक्सिस की दोनों साइड पे अगर आप इसका ग्राफ देखें तो वो जो ग्राफ आपके पास है वो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव में आएगा और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास साइन ऑड फंक्शन है। तो कोई भी आपके पास एक ऑड फंक्शन है, उसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं फ्रॉम -a to +a, वो हमेशा 0 के इक्वल आएगी। ये भी हम रिजल्ट पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब लिमिट जो मर्जी हो, अगर सिमिलर लिमिट्स हैं, लिमिट्स एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, तो वो हमेशा 0 आएगा, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो जैसे आपने साइन ऑफ एक्स देखा एंड यू आर श्योर अबाउट दैट साइन इज़ द ऑड फंक्शन, और इसके लिमिट्स भी जैसे आपने देखा वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको 0 पुट कर दें,
ठीक है। तो इन जनरल आपने क्या ध्यान में रखना है, अगर फंक्शन ऑड है उसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स हैं, तो आप हमेशा उसके इंटीग्रेशन को जीरो करते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ फंक्शन होता ऑड, सॉरी इवन होता, तो इवन में क्या हो सकता था आपके पास cos ऑफ x, और इसकी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं -a to a, तो वो आपके पास हमेशा 2 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास साइन की जगह cos ऑफ x आता तो आप हमेशा इसको, और लिमिट्स आपकी एक दूसरे की एडिटिव इनवर्स हैं, तो आप हमेशा इसको इक्वल करेंगे 2 के इक्वल। इसकी रीज़न क्या है, ग्राफिकली इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है, आप जानते हैं कि cos आपका एक इवन फंक्शन होता है। सो इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये आपकी लिमिट थी -a, ये थी आपकी लिमिट a, अब आप इसको इस लिमिट के दरमियान आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, आप इसको ऐड कर रहे हैं, इसके एरिया को ऐड कर रहे हैं। तो देखें एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। दिस प्लस दिस, ये आपका डबल हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा अगर जो इवन फंक्शन है आपका, उसकी इंटीग्रेशन जो होती है वो आपके पास 2 होती है, प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो मल्टीप्लायर है। अगर यहाँ पे 4 होता तो फिर उसको आपने 2 नहीं लिखना, क्योंकि 4 तो बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अगर यहाँ पे 4 होता तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाती 8, आपने 4 को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपके पास हमेशा वो 2 ही आएगा, ठीक है। सो इवन और ऑड के हवाले से आई विल रिकमेंड यू, कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व ना करें अगर आपको श्योर है कि इवन या ऑड है। जैसे साइन और कॉस का हमें कन्फर्म है, पक्का पता है, लेकिन अगर फंक्शन इस तरह का आ जाए x+1, अब इसका हमें नहीं पता इवन है या ऑड है, तो इसमें भी आप इसको सॉल्व करें। लेकिन अगर आपके पास है x², अब x² के बारे में आपको पता है ये इवन फंक्शन है, चाहे x की नेगेटिव वैल्यू पुट करें या पॉजिटिव करें, वैल्यू सेम आएगी। इसके ऊपर आप बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। सो इन जनरल इस रूल को आप इन जनरल हमेशा आप अपने ज़हन में रखेंगे। सिर्फ ये साइन और कॉज के वाले से ट्रू नहीं है। कोई भी आपके पास फंक्शन है जिसके जो इवन है और उसकी लिमिट्स एडिटिव इनवर्स हैं, आप उसको डायरेक्ट 0 कर दें या उसको 2 कर दें, जो भी फंक्शन है। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन में करनी, और इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2 x - 3 dx। आप 1 by 1 इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, x की इंटीग्रेशन आ जाएगी x²/2, और इसके लिमिट्स आप अप्लाई कर देंगे 1 and 2, -3 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 3x, इसकी आप लिमिट पुट करेंगे 1 and 2, और बाहर आपके पास ये 2 इस होल के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप मल्टीप्लाई इसको पुट करेंगे 2, तो यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, फिर -1, ठीक है। फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस यहाँ पे भी आप 3, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो 4 - 1, ये 2 भी आपके साथ बाहर आएगा, 4 - 1 3, सो दिस इज 3/2 माइनस 2 - 1 1, और ये आपके पास आएगा -3, और बाहर आपके पास आ जाएगा 2। आप यहाँ पे एलसीएम लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 - 6, और बाहर आपके पास इसी तरह 2 है, तो ये आ जाएगा -3/2 × 2, ठीक है। तो आप इसको फर्दर देखेंगे, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शन आंसर क्या आएगा, -3, ठीक है। 2 के साथ कैंसिल, तो -3 आपका आंसर है। एंड वी हैव 3, 8 and 5, सो नन ऑफ दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। -3 आपका ऑप्शन आएगा। सिंपल आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एन इंटेग्रल प्रेजेंटिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = 4 - x² एंड x एक्सिस हैव रेंज ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम। आपको एक कर्व दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसकी इंटीग्रेशन की रेंज क्या होगी। तो जब भी आपको इंटीग्रेशन की रेंज का पूछा जाए, इसका मतलब है आपसे वो इसकी लिमिट्स पूछ रहा है, और आप लिमिट्स को कैसे इवेल्यूएट करेंगे। आप किसी भी इंटीग्रेशन की लिमिट्स फाइंड करने के लिए आप सिंपल ये करें, अपने फंक्शन को 0 के इक्वल पुट कर दें। तो हमारा फंक्शन है y = 4 - x², इसको आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 - x² = 0, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो x² वुड बी इक्वल टू 4 एंड x वुड बी इक्वल टू +-2। इसका मतलब है आपकी जो लिमिट्स आएंगी वो -2 to +2 आएंगी, ठीक है। तो ये तरीका होता है किसी भी फंक्शन की लिमिट को फाइंड करने का। सो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन फ्रॉम -2 to +2।
यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस के एंड लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 1 विद रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू 1 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सिंपल आप इसको इवैल्यूएट करें और आप डायरेक्ट इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें। तो आप देखें 0 1 और ये 2 है और x माइनस के ये आपके पास फंक्शन है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, x की इंटीग्रेशन आएगी x²/2, साथ आप इसके लिमिट्स उसी तरह रहने दें, माइनस के की इंटीग्रेशन आएगी kx, लिमिट्स उसी तरह आप रहने दें, और साथ आपके पास जो बाहर कांस्टेंट है 2 वो उसी तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये सारी चीज़ आपके पास किसके इक्वल आएगी, आपको गिवन है ये 1 के इक्वल आएगी। सो इसके अंदर लिमिट पुट करें, ये आ जाएगा 1/2 माइनस, जब 0 पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आप पुट करेंगे तो वो आ जाएगा x की जगह 1, फिर क्या करेंगे x की जगह 0 पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई और ये इक्वल होगा 1 के इक्वल। सो दिस इज 2 के साथ कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस ये आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो k की वैल्यू है वो आ जाएगी 0। सो k's वैल्यू इज 0। अल्फा इज द राइट ऑप्शन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड जब हमें करना है तो इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी डेरिवेटिव किसी इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें डेरिवेटिव को ख़त्म करना है, एंड डेरिवेटिव कैन बी डिमिनिश्ड यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। सो हम इसकी dy/dx इज इक्वल टू 1/x² माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट, इसके हम करेंगे इंटीग्रेशन। सो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएंगे, रिवर्स फिनोमेना है। सो y इज इक्वल टू, आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके पास है, आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 होल का स्क्वायर रूट, ये आपके पास किसके इक्वल आता है, कॉज हाइपरबॉलिक इनवर्स ऑफ x प्लस c। ठीक है, आप जब FRN रिव्यू करेंगे तो हाइपरबॉलिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं उनको भी आपने अच्छी तरह मेमोराइज करना है। ठीक है, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू कॉज हाइपरबॉलिक इनवर्स, बीटा इज द राइट ऑप्शन। If f prime of x is equal to cos of x plus 4 and f of 0 is equal to 1, then find f of x। हमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया है और उस फंक्शन की 0 पे वैल्यू भी दी गई है, हमने फंक्शन फाइंड करना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव दिया गया आपको, आप f प्राइम ऑफ x को लिख सकते हैं d/d ऑफ f ऑफ x, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव की ये भी नोटेशन है। ये आपको किसकी इक्वल दी गई है, cos ऑफ x प्लस 4। तो आपने फंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले फंक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करें, आप दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर दें। दोनों साइड पे आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा आपके पास, विद रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। सो f ऑफ x वुड बी इक्वल टू, इसका आप इंटीग्रेशन करें, cos की इंटीग्रेशन होती है sin ऑफ x, और 4 की इंटीग्रेशन आपके पास होगी 4x प्लस c, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन किया तो एक कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस होगा c। सो ये आपके पास है f ऑफ x। आप अपने ऑप्शंस देखें, अल्फा, बीटा है, चार्ली एंड डेल्टा। साइन ऑफ x प्लस 4x, ये किस किस ऑप्शन में आ रहा है, ये अल्फा में भी आ रहा है, बीटा में भी आ रहा है, चार्ली और डेल्टा में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है चार्ली और डेल्टा जो वो डिस्कार्ड हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ अल्फा और बीटा रह जाएगा। लेकिन फ़र्क ये है कि बीटा में आपके पास कोई कांस्टेंट नहीं है और अल्फा में आपके पास कांस्टेंट है 1, लेकिन हमारे पास है c। तो यहाँ से एक चीज़ का तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर तो वो 0 आएगी तो आपका बीटा ऑप्शन होगा, अगर उसकी वैल्यू 1 आएगी तो वो आपके पास अल्फा ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें c को इवैल्यूएट करना है। c की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमेशा इंटीग्रेशन में c की वैल्यू या कांस्टेंट की वैल्यू हम उसी वक्त फाइंड कर सकते हैं अगर हमें इनिशियल कंडीशन दी जाए। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, किसी भी फंक्शन को 0 के ऊपर अगर आप इवैल्यूएट करेंगे वो उसकी इनिशियल कंडीशन होगी। तो यहाँ पे देखें, हमें f ऑफ 0 गिवन है, तो हम पहले फंक्शन को 0 पे डिफाइन कराएंगे, x की जगह 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 0
प्लस 4 इंटू 0 प्लस सी। हमें गिवन है कि एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। सो 1 वुड बी इक्वल टू साइन ऑफ 0 0 प्लस ये भी आपके पास 0 आ जाएगा प्लस सी। सो आपके पास सी की वैल्यू क्या आएगी, सी वुड बी इक्वल टू 1। सो दोबारा आप अपने फंक्शन में यहाँ पे सी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 1 से। सो आपका जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 4x प्लस 1। सो अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास अक्सर हमें सी की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ जाती है। तो सिंपल आप क्या करें, इनिशियल कंडीशन पुट कर दें और आपको इनिशियल कंडीशन एफ ऑफ 0 की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो उससे आप इस अपने कॉन्स्टेंट की वैल्यू को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 4x²। सो इसकी इंटीग्रेशन आप करेंगे तो इसके लिए आप जानते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है a² प्लस x²। इंटीग्रेशन ऑफ a² प्लस x² इज इक्वल टू, ये आपके पास आता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ये आपके पास इसकी इंटीग्रेशन आती है। तो हमें भी यहाँ पे इसको इवैल्यूएट करना है, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे x² की टर्म तो बन जाएगी, जैसे कि यहाँ पे है dx 7 प्लस, अब 4x² को हम लिख सकते हैं 2x होल का स्क्वायर। तो देखें ये x² तो हमारे पास बन गया, लेकिन a² नहीं है, यहाँ पे 7 है, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय, हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा। अब देखें आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया a² प्लस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a, और यहाँ पे a हमारे पास क्या है 1/a, और ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। x हमारे पास क्या है 2x, और a हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, सो विच इज़ द राइट ऑप्शन, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। 1/स्क्वायर रूट ऑफ 7 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, अब यहाँ पे अक्सर c भी आपका आना चाहिए, तो c का जो है एक्सप्लिसिटली आप अज्यूम करें कि कोई भी इंटीग्रेशन है तो उसके साथ c हमेशा आपको गिवन है। ठीक है, एक्सप्लिसिटली अगर गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको अंडरस्टूड है कि वहाँ पे आपके पास कोई ना कोई साथ कांस्टेंट है। इफ f of x is the anti derivative of f of x and f of a is equal to -5 and f of b is equal to 2, then what is the integral of this function? f of x आपको क्या गिवन है, वो आपको गिवन है इंटीग्रेशन, मतलब ये है कि एक फंक्शन है f of x, उसकी जगह आप जब आप इंटीग्रेशन करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, कैपिटल f of x, और आपको f of a क्या है, f of a आपके पास ये है अपर लिमिट है, और f of b क्या है, लोअर लिमिट है। फॉर एग्जाम्पल इसकी लिमिट है a और b, ये इसको आप कह दें अपर लिमिट आपकी a है, लोअर लिमिट b है। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास किसके इक्वल आएगा, कैपिटल f of x, ये आपको गिवन है। तो लिमिट को पुट आप कैसे करेंगे, आप पहले अपनी इंटीग्रेशन में अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है आपके पास a माइनस, फिर आप अपने इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट पुट करेंगे, वो क्या है f of b। ठीक है, तो आप देखें आपको f of a गिवन है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एट अपर लिमिट, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एट अपर लिमिट इज -5 माइनस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा 2, सो -5 - 2 इज इक्वल टू -7, सो विच इज द राइट आंसर, हमारे पास आंसर है 7। तो इसमें आप ये देखें हमारे पास लिमिट्स हैं, हमें लिमिट्स को जो है ना वो हमारे पास ये लिमिट b है और ये लिमिट a है, b इज़ द अपर लिमिट, a इज़ द लोअर लिमिट। ठीक है, ये मैं देखें गिवन है, ये मैंने एक मिस्टेक की थी। ठीक है, b अपर लिमिट है और a लोअर लिमिट है, तो अब हमारे पास ये क्या बनेगा, ये अब बनेगा हमारे पास अपर लिमिट f b, और ये हमारे पास बनेगा f a। ठीक है, सो इस लिहाज से हमारे पास f b क्या आएगा 2, इसको ज़रा हम दोबारा करते हैं, तो f of b हमारे पास आएगा 2, सो 2 माइनस f of a, f of a हमारे पास क्या है -5, 2 माइनस -5, सो ये आपके पास जो आएगा वो आएगा
+7, ठीक है, क्योंकि आपको लिमिट हमने पर लिमिट इसको ए कह दिया था, इसको बी कह दिया था, लेकिन हमें लिमिट गिवन थी, बी इज़ द अपर लिमिट एंड ए इज़ द लोअर लिमिट। सो आपने बगैर फंक्शन के, आपको फंक्शन नहीं गिवन था, बगैर फंक्शन के उसको आपने उसका डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, और आपको गिवन क्या था, आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे फंक्शन की वैल्यू गिवन थी, ठीक है। सो 7 इज़ द राइट आंसर। इफ़ दिस इज़ द डेरिवेटिव देन y इज़ गिवन बाय, तो आप सिंपल क्या करें, इसको आप इंटीग्रेट कर दें, डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, आप इसको इंटीग्रेट करें, dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जस्ट यू हैव टू इंटीग्रेट। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट y की वैल्यू आ जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करें, आपके पास वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा इज द राइट ऑप्शन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस 2x प्लस c। A particle moving in a straight line with velocity v is equal to 4 minus t square, where t is the time from a fixed point, then acceleration of the particle after 3 seconds will be। हमें वेलोसिटी गिवन है पार्टिकल की और हमने उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट द वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज 4 माइनस टी स्क्वायर, सो डी बाय डी टी ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको आपने डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करने के लिए आपको डेरिवेटिव ऑफ 4 0 आ जाएगा और माइनस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा -2t। सो दिस इज योर एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है आफ्टर 3 सेकंड, तो सिंपल आप t की जगह 3 पुट करें, सो दिस वुड बी इक्वल टू -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -6। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। सो अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन में आपको इसका बिल्कुल रिवर्स फिनोमेना भी जो सिनेरियो क्रिएट किया जा सकता है कि आपको एक्सेलरेशन गिवन हो, एक्सेलरेशन की कोई भी इक्वेशन आपको गिवन हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और आपसे कहा जाए कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कंपोनेंट आफ्टर 3 सेकंड और 4 सेकंड, तो उसमें आप बिल्कुल अपोजिट करेंगे। वो कैसे करेंगे जी, यहाँ पे आप दोनों साइड पे इंटीग्रेट करें इसको, तो यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए, ठीक हो गया। इसका मतलब है अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो एक्सेलरेशन आएगा, और अगर एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करें तो वो क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो इसी तरह आप एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी, और उसको इंटीग्रेट करके आप टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो भी वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर आपने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव, और अगर आपने एक्सेलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। The area enclosed by a curve y is equal to cos of x and x axis from x is equal to 0 to pi by 2 is same as alpha, beta, charlie and delta। तो पहले हम इसको देखते हैं जी, इसका एरिया क्या आता है, cos of x को हम इंटीग्रेट करेंगे from 0 to pi by 2 with respect to dx। cos की इंटीग्रेशन आपके पास आएगी sin of x, और ये आपके पास आएगा 0 एंड pi by 2। अपर लिमिट आपकी है pi by 2 और लोअर लिमिट आपकी है 0। साइन pi by 2 आप देखेंगे, साइन pi by 2 माइनस साइन ऑफ 0, और आप जानते हैं कि साइन ऑफ 0 आपके पास 0 होता है और साइन pi by 2 आपके पास होता है 1। सो 1 इज़ द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आपको उसकी वैल्यू नहीं गिवन है, बल्कि आपने इसको मैच करना है, और आपने मैच किस तरह करना है। अल्फ़ा ऑप्शन में आपको साइन का उसको इंटीग्रेट करके उसकी लिमिट्स को देखना है, और बीटा, चार्ली और डेल्टा में हम अल्फ़ा में देखते हैं कि अगर हम साइन को इंटीग्रेट करें फ्रॉम पाई टू पाई बाय 2, तो साइन की इंटीग्रेशन होती है कॉज, इसको आप डायरेक्ट करें, और कॉज में आप अपर लिमिट पुट करें पाई, सो कॉज ऑफ पाई माइनस कॉज ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। यहाँ पे आप देखें कॉज ऑफ पाई बाय 2 आपके पास क्या आएगा, 0, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे, कॉज की वैल्यू पुट करेंगे, और कॉज की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, कॉज पाई की -1, लेकिन साथ क्योंकि साइन का आपने साइन को इंटीग्रेट किया तो वो भी माइनस आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास ये +1 आ जाएगा, ठीक
ठीक है। सो अल्फा ऑप्शन भी है। इसी तरह अगर आप साइन को इंटीग्रेट करें फ्रॉम पाई बाय 2 टू पाई, तो आप देखेंगे कि ये भी आपके पास 1 आएगा। एंड इन द सेम मैनर आपको जो चार्ली ऑप्शन है उसमें भी आपके पास इंटीग्रेशन के बाद डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू +1 आएगी, ठीक है। सो इस केस में आपके चारों ऑप्शंस जो हैं वो आपके इस इंटीग्रल के इक्वल आ रहे हैं। सो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास एक और डेफिनेट इंटीग्रल है जिसको हमने वैल्यूट करना है, एंड दैट इज साइन ऑफ y +2 एंड यू हैव टू इंटीग्रेट इट। लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज पाई बाय 2। सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट करें। साइन ऑफ y इज माइनस कॉज ऑफ y +2y, क्योंकि आप जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो है वेरिएबल y, तो ये आपके पास आ जाएगा dy। और अब आपने इसके अंदर लिमिट्स पुट करनी है। आपकी अपर लिमिट है पाई बाय 2 और आपकी लोअर लिमिट जो है वो है 0। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके पास अपर लिमिट पाई बाय 2 है और आपकी जो लोअर लिमिट है वो है 0। सो अपर लिमिट आप पहले पुट करें माइनस कॉज ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉज ऑफ 0 प्लस 2y की जगह पहले आप पुट करें पाई बाय 2 माइनस देन यू विल पुट 0 इन द प्लेस ऑफ y। सो माइनस कॉज पाई बाय 2, 90 पे आपका कॉज की वैल्यू 0 है, माइनस कॉज ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस जस्ट मल्टीप्लाई दीज 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज पाई। इसको जब आप इवेल्यूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये माइनस, इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा +1 प्लस पाई, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। सो डेल्टा इज योर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल फॉर टुडे।